से ही नीचे उतरता है और सामान रख देता है, जिस पर मैं पीछे वाली सीट पर बैठ जाता हूँ और विला फू को आखिरी बार देखता हूँ। सुबह की धूप में नहाई विला फू शांत और खूबसूरत दिख रही थी, लेकिन मेरे लिए वह एक शानदार पिंजरा थी और मैं आखिरकार उससे भाग निकला था। इसके बाद कार सीधे एयरपोर्ट की तरफ चल पड़ती है। रास्ते में मैं फोन निकालता हूँ, सिम कार्ड बाहर निकालकर खिड़की से फेंक देता हूँ, फिर जान रान के सारे कॉन्टैक्ट्स डिलीट कर देता हूँ। 5 साल की चैट हिस्ट्री, सैकड़ों फैमिली फोटोज, सब कुछ डिलीट कर दिया गया। वेटिंग हॉल के शीशे के उस पार इंग्लैंड जाने वाली फ्लाइट टेक ऑफ की तैयारी कर रही थी। मैं बोर्डिंग पास हाथ में लेकर एक कोने में बैठा इंतजार कर रहा था। तभी फोन स्क्रीन चमकती है। यह लू हान किन का मैसेज था। सर, लंदन ब्रांच पूरी तरह तैयार है, क्या मैं किसी को आपको रिसीव करने भेजूं? लू हान किन वो पार्टनर थी जिससे मेरी मुलाकात फॉरेन मार्केट एक्सपैंड करते समय हुई थी। वह खूबसूरत थी, बेहद काबिल थी और उसका अतीत भी बिल्कुल साधारण नहीं था। हमने कई प्रोजेक्ट्स पर साथ काम किया था और हमारी समझ भी काफी अच्छी थी। जब उसे पता चला कि मैं लंदन आ रहा हूँ तो उसने मदद की पेशकश की थी, जिस पर मैं जवाब देता हूँ, जरूरत नहीं है, मैं खुद पहुंच जाऊंगा, थैंक यू। तो फिर कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। इसके बाद मैं फोन बंद कर देता हूँ, कुर्सी पर पीछे टिक जाता हूँ और आंखें बंद कर लेता हूँ। तभी बोर्डिंग अनाउंसमेंट सुनाई देती है। मैं सूटकेस उठाता हूँ और खड़ा हो जाता हूँ। बिना पीछे देखे सीधे गेट की तरफ बढ़ता हूँ, ब्रिज पार करता हूँ और प्लेन में चढ़ जाता हूँ। एयर होस्टेस मुस्कुराकर मुझे सीट तक ले जाती है। मैं विंडो सीट पर बैठता हूँ और सीट बेल्ट बांध लेता हूँ, जिस पर प्लेन धीरे धीरे रनवे पर आगे बढ़ना शुरू करता है। खिड़की के बाहर वह शहर जिसने मुझे 5 साल तक कैद रखा था धीरे धीरे छोटा होता जाता है और फिर बादलों के नीचे गायब हो जाता है। मैं दर्द से जलती आंखें बंद करता हूँ और एक लंबी सांस छोड़ देता हूँ। आखिरकार सब खत्म हो गया, सब कुछ समाप्त हो चुका था। आज से मैं एटियानो सिर्फ अपने लिए जीऊंगा। लंदन की ऑटम सीजन लगातार बारिश लेकर आती थी। हवा में हमेशा गीली घास की खुशबू रहती थी। ब्रांच फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट की एक ग्लास बिल्डिंग में स्थित थी। 30वीं मंजिल से थेम्स रिवर साफ दिखाई देती थी, जो नीचे सांप की तरह बहती नजर आती थी। पहले हफ्ते में मैं लगभग ऑफिस में ही रहने लगता हूँ। टाइम डिफरेंस, प्रोसेसेस और टीम को संभालने में इतना व्यस्त था कि दिन में सिर्फ 3 या 4 घंटे ही सो पाता था। लेकिन व्यस्त रहना ही घाव भरने की सबसे अच्छी दवा थी। जब दिमाग रिपोर्ट्स, डेटा और मीटिंग्स से भर जाता है, तब धोखे और झूठ को याद करने की जगह नहीं बचती। लू हान किन भी समय समय पर मिलने आती रहती थी। उसका अपना बिजनेस और नेटवर्क यहाँ था, लेकिन फिर भी वह मेरे लिए समय निकालती थी। कभी गर्म कॉफी लेकर आती थी तो कभी कुछ खाने का सामान। एक बार कॉफी रखते हुए वह कहती है, सर, अगर आप खुद को इसी तरह पुश करते रहे तो जल्दी या देर से आपका शरीर जवाब दे देगा। जिस पर मैं सिर उठाकर हल्की मुस्कान देता हूँ। कोई बात नहीं, मुझे इसकी आदत है। यह सुनकर वह ज्यादा कुछ नहीं कहती, बस सामने बैठकर चुपचाप मैगजीन पढ़ने लगती है। पूरे ऑफिस में सिर्फ कीबोर्ड की आवाज और पन्ने पलटने की आवाज सुनाई देती थी, लेकिन वह खामोशी कभी असहज नहीं लगती थी। लू हान किन ऐसी महिला थी जो बाउंड्रीज बनाए रखना जानती थी। वह मेरा अतीत जानती थी, लेकिन कभी ज्यादा सवाल नहीं पूछती थी। उसे जब जरूरत होती तभी वह सामने आती थी, ना ज्यादा करीब ना ज्यादा दूर, और यही दूरी मुझे सुकून देती थी। लंदन पहुंचने के दूसरे हफ्ते में एक बड़ा प्रोजेक्ट जो महीनों से अटका हुआ था और जिसे हेड ऑफिस लगभग फेलियर मान चुका था, अचानक एक नए मौके के साथ सामने आता है। दूसरी पार्टी एक पुरानी फैमिली कंपनी थी, काफी कंजर्वेटिव और बंद सोच वाली। वे पहले हमेशा चाइनीज कंपनीज के साथ को-ऑपरेशन करने से इनकार करते रहे थे, जिस पर मैं लगातार 3 दिन उनकी हिस्ट्री, कल्चर और फैमिली कनेक्शंस का अध्ययन करता हूँ और फिर उनके लिए पूरी तरह अलग नेगोशिएशन स्ट्रेटेजी तैयार कर देता हूँ। मैं मार्केट शेयर या प्रॉफिट परसेंटेज की बातें नहीं करता। मैं मार्केट शेयर की बात नहीं करता और न ही जल्दी से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की चर्चा शुरू करता हूँ, बल्कि मैं शुरुआत उस ट्रेडिशनल क्राफ्ट से करता हूँ जिसे उनकी फैमिली 3 पीढ़ियों से संभालती आ रही थी, जिस पर मैं उनकी क्वालिटी के प्रति दीवानगी की तारीफ करता हूँ और धीरे धीरे बातचीत को को-ऑपरेशन, लेगेसी और इनोवेशन की तरफ ले जाता हूँ। दूसरी तरफ बैठे सफेद बालों वाले चेयरमैन का रवैया भी धीरे धीरे बदलने लगता है। जो इंसान शुरुआत में बेहद सतर्क था, वह बातचीत में पूरी तरह शामिल हो जाता है। आखिर में वह मेरा हाथ पकड़कर कहता है, मिस्टर एयो, आप सच में कमाल के इंसान हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है तो पूरा मीटिंग रूम तालियों से गूंज उठता है, जिस पर लू हान चिन भी वहाँ पार्टनर के रूप में मौजूद रहती है और पूरी नेगोशिएशन में हिस्सा लेती है। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद वह मुस्कुराकर कहती है, प्रेसिडेंट ओ, मैं सच में आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। काफी समय हो गया है किसी इतने फॉर्मिडेबल अपोनेंट को देखे हुए, लेकिन अब हम अपोनेंट नहीं पार्टनर्स हैं। जिस पर मैं उसकी तरफ हाथ बढ़ाता हूँ। वह अपना गर्म हाथ मेरे हाथ में रख देती है। हमारी पार्टनरशिप सफल हो, इसी कोलैबोरेशन की वजह से लू हान किन और मेरी मुलाकातें पहले से ज्यादा होने लगती हैं। वह अक्सर मुझे लंच या डिनर के लिए इनवाइट करती है ताकि प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस पर बात हो सके। कभी कभी हम काम के अलावा भी दूसरी चीजों पर बात करने लगते हैं। नई आर्ट एग्जीबिशंस, नए खुले रेस्टोरेंट्स या वीकेंड पर घूमने की अच्छी जगह है।
लेकिन उसने कभी मेरी प्राइवेट लाइफ के बारे में ज्यादा सवाल नहीं किए, न ही उसने कभी जानबूझकर कोई एम्बिगियस सिग्नल देने की कोशिश की। हम दो ऐसे लोगों की तरह थे जिन्हें पराई जमीन पर एक ऐसा इंसान मिल गया था जो उन्हें समझ सकता था। हम एक दूसरे का सम्मान भी करते थे और प्रशंसा भी, और यही रिश्ता मुझे सुकून देता था। एक दोपहर में अभी अभी एक लंबी वीडियो कॉन्फ्रेंस खत्म करता हूँ, तभी इंटरनल फोन बजता है। सेक्रेटरी की आवाज आती है, प्रेसिडेंट आओ, मिस लू आई हैं, वो आपसे मिलना चाहती हैं, उन्हें अंदर भेज दीजिए। जिस पर लू हान किन दरवाजा खोलकर अंदर आती है। आज उसने ऑफिस सूट नहीं पहना था, बल्कि डार्क ग्रे कैशमेयर ड्रेस पहन रखी थी, जो उसकी पतली कमर और लंबी टांगों को और उभार रही थी। आज उसमें बिजनेस वर्ल्ड वाली तेज धार थोड़ी कम थी और उसकी जगह एक अलग तरह की नरमी दिखाई दे रही थी। वह मुस्कुराती है और मेरे सामने आराम से बैठ जाती है। प्रेसिडेंट ऑन, काम खत्म हो गया? मैं अपनी भौहों के बीच हल्की मालिश करते हुए कहता हूँ, अभी अभी खत्म किया है। प्रेसिडेंट लू, कोई काम था? जिस पर वह हल्का सा भौं उठाकर कहती है, क्या मैं आपसे सिर्फ तभी मिल सकती हूँ जब मुझे कोई काम हो? उसका लहजा थोड़ा करीब था, लेकिन फिर भी पूरी तरह संतुलित, न तो असहज और न ही जरूरत से ज्यादा व्यक्तिगत। इसके बाद वह आगे कहती है, मुझे पता है कि आप वर्कहॉलिक हैं, लेकिन खाना तो आपको भी खाना पड़ता है ना? हाल ही में एक फ्रेंच रेस्टोरेंट खुला है, काफी अच्छी रिव्यूज हैं, क्या आप मुझे यह सम्मान देंगे? जिस पर मैं उसकी तरफ देखता हूँ। मैं लू हान किन की गुडविल को महसूस कर सकता था, और शायद वह एहसास भी जो सिर्फ बिजनेस पार्टनर से थोड़ा ज्यादा था। वह एक बेहद आकर्षक महिला थी, स्मार्ट, इंडिपेंडेंट और टेस्टफुल। उसके साथ समय बिताना भी सुखद लगता था, लेकिन 5 साल के धोखे और उस अंतिम टूटन के बाद मेरा दिल जैसे पूरी तरह जम चुका था, और फिलहाल उसके पिघलने के कोई संकेत नहीं थे। जिस पर मैं हल्की मुस्कान देता हूँ, शिष्ट लेकिन दूरी बनाए हुए। प्रेसिडेंट लू, आपके निमंत्रण के लिए धन्यवाद, लेकिन आज रात मुझे अभी कुछ रिपोर्ट्स रिव्यू करनी है। लेकिन इससे पहले कि मैं और कुछ कहूँ, वह मेरी बात काट देती है। चाहे आप कितने भी व्यस्त हों, खाना जरूरी है। उसका रवैया दृढ़ था, लेकिन आंखें अब भी बेहद कोमल थीं। इसे प्रोजेक्ट की अच्छी शुरुआत का सेलिब्रेशन समझ लीजिए। प्रेसिडेंट एओ, ये फेवर मुझे दे दीजिए। जब बात यहाँ तक पहुँच जाती है, तब उसे दोबारा मना करना जरूरत से ज्यादा ठंडा लगता, जिस पर मैं कुछ सेकंड चुप रहता हूँ और आखिरकार सिर हिला देता हूँ। ठीक है, लेकिन एक बात साफ कर दूं, इस डिनर का बिल मैं दूंगा। इसे प्रोजेक्ट में सपोर्ट करने के लिए प्रेसिडेंट लू के प्रति मेरी एप्रिसिएशन समझिए। यह सुनकर लू हानकिन मुस्कुरा देती है। वह समझती थी कि यही वह बाउंड्री है जो मैं तय कर रहा हूँ, इसलिए वह और जोर नहीं देती। डिनर के बीच में वह अचानक कहती है, प्रेसिडेंटो, क्या आपको नहीं लगता कि कभी कभी किसी जगह को छोड़ना भागना नहीं होता, बल्कि खुद को एक नई शुरुआत देना होता है? जिस पर फिलेट काटता हुआ मेरा हाथ रुक जाता है। वह खिड़की के बाहर रात के नजारे को देखते हुए बहुत धीमी आवाज में कहती है, जिंदगी में बहुत कुछ होता है, अच्छा भी और बुरा भी। कुछ घावों को भरने में समय लगता है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि सिर्फ इसलिए सारी अच्छाइयों को ठुकरा मत दीजिए क्योंकि किसी ने कभी आपको चोट पहुंचाई थी। मैं अपने कटलरी नीचे रख देता हूँ और उसकी तरफ देखता हूँ। वह जानती थी कि मैं उसे देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी वह मेरी तरफ नहीं देखती, बस आगे कहती रहती है, मैं आपको कोई सलाह देने की कोशिश नहीं कर रही, मैं बस इतना मानती हूँ कि आपके जैसे अच्छे इंसान को बेहतर जिंदगी मिलनी चाहिए। लू हानकिन, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन शब्द नहीं मिलते। जिस पर आखिरकार वह मेरी तरफ मुड़ती है और मुस्कुरा देती है। उसकी आंखों में सच्चाई भी थी और कोमलता भी। घबराइए मत, मैं आपको प्रपोज नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि चाहे आपके साथ पहले कुछ भी हुआ हो, आप अच्छे व्यवहार के हकदार हैं, यहाँ तक कि खुद अपने द्वारा भी। उस पल मेरे अंदर जमी हुई बर्फ में जैसे एक छोटी सी दरार पड़ जाती है, सिर्फ एक छोटी सी दरार। डिनर के बाद लू हानकिन अपनी कार में बैठकर चली जाती है और मैं रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा उसकी कार को लंदन की रात के ट्रैफिक में गायब होते देखता रहता हूँ। तभी फोन हल्का सा वाइब्रेट करता है। ये मेरे पेरेंट्स का मैसेज था। त्यानु, जान रान तुम्हें ढूंढ रही है, वह लंदन पहुंच चुकी है। मैं उस मैसेज को देखता हूँ, लेकिन मेरे सीने में कोई भावना नहीं उठती। उसे ढूंढने दो, और अगर वह मुझे ढूंढ भी लेती है तो क्या? मेरे और उसके बीच सब कुछ उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन उसने कहा था कि शियाटोन उसकी और बोगेन की बायोलॉजिकल डॉटर है। जान रान मुझे लगभग 1 महीने बाद ढूंढ लेती है। उस दिन मैं हाइड पार्क में टहल रहा था। लेट ऑटम के मौसम में लंदन की जमीन पीले मेपल लीव से ढकी हुई थी। मैं एक बेंच पर बैठा झील में तैरते स्वॉन्स को देख रहा था। ऐसे शांत पल मुझे बहुत कम मिलते थे। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। त्यानु, उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन मैं मुड़कर नहीं देखता, जिस पर ऊंची हील्स की आवाज मेरे करीब आती जाती है। जान रन घूमकर मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है। वह बहुत ज्यादा दुबली हो चुकी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे साफ दिखाई दे रहे थे। महंगा कैश्मीर कोट उसके कमजोर शरीर को ढके हुए था, जिससे वह बेहद दयनीय लग रही थी। अगर यह सब पहले हुआ होता तो शायद उसे देखकर मेरा दिल टूट जाता। मैं उसे गले लगा लेता, लेकिन अब मैं उसे सिर्फ शांत नजरों से देखता हूँ, जैसे किसी अजनबी को देख रहा हूँ। त्यानु, वह फिर मेरा नाम लेती है। उसकी आवाज भर्रा चुकी थी। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, क्या चाहिए तुम्हें? मेरी आवाज में कोई भावना नहीं थी, जिस पर वह मेरे पास बैठ जाती है और घबराहट में अपनी उंगलियां मरोड़ने लगती है।
मुझे सब पता चल गया है। मैंने एम्बोजेन की हरकतों की जांच करवाई। बिल्ली उसी ने मारी थी, ड्रेस भी उसी ने खराब किया था, और उस ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाली बात भी झूठ थी जिससे उसने दावा किया था कि उसने तुम्हारी जान बचाई थी। वह शुरू से आखिर तक एक फ्रॉड था। उसने हम दोनों को धोखा दिया। यह कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फिर वह कांपती आवाज में कहती है, और हमारी पहली बेटी, जब वह पौहा पैदा हुई थी तब हमें बताया गया कि वह सांस नहीं ले रही, लेकिन वह रिपोर्ट भी एम्बोजेन ने फेक करवाई थी। हमारी बेटी को दक्षिण के पहाड़ी इलाके में छोड़ दिया गया था। मैंने उसे ढूंढ लिया है।